नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आज हम ये जानना चाहते हैं जो इंडिया में इतने टेररिस्ट अटैक होते हैं, इनका कारण क्या है? और बार-बार ही ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, पर इंडिया में ऐसा बार-बार क्यों हो रहा है? जबकि अगर हम अमेरिका में देखें, तो एक ही बार 9/11 का वहाँ पे हुआ, पर यहाँ पे आतंकी हमला आए दिन देखे जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका या यूरोपीय कंट्री की अगर हम बात करें, जी, जी सर। तो वो एक देश के रूप में काफ़ी समय से बने हुए हैं, स्टेबल है। जी, और हम अपने आस-पास यदि देखें पाकिस्तान, बांग्लादेश इन्हीं के थ्रू हमको ज़्यादा थ्रेट्स मिलती हैं, ज़्यादा आतंकी हो अब तो बांग्लादेश अलग हो गया। उससे पहले वो भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट था हमको परेशान करने वाला, भारत को। उसके रीज़न्स भी यही है कि चूँकि पहले 1947 का एक ही देश था, उसकी एक पॉपुलेशन ने ये कहा कि हम अलग हैं और उसने अपने लिए एक अलग जगह माँगी। जी, जगह भी कौन-सी जिसमें वो सफ़रा घूम चलाना था। तो ऐसी स्थिति बनी तो एक पाकिस्तान बन गया वेस्ट में और ईस्ट में वो भी पाकिस्तान बन गया। 2 जगह उनको जगह दे दी। तो इनका बेसिक ट्रुथ्स देश का था हाइप उनका था हमको एक लिविंग स्पेस चाहिए, अलग रहेगा। एक लिविंग स्पेस चाहिए। चूँकि ज्योग्राफिकली वो वेस्ट में थे, ईस्ट में थे इसलिए वो उन्होंने उस चीज़ को प्रेफ़र किया। लेकिन उनके दिमाग में यही सोच थी कि पूरा का पूरा एरिया हमारा है। पूरा आज नहीं तो हम कल इनको अपनी पॉलिसी के थ्रू हम उसको अपने अंदर ले लेंगे और यहाँ भी हमारा रूल चलेगा। ये थिंकिंग में था। शुरू से थिंकिंग में रहा है कि सने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आबादी के रूप में हमारी जो टैक्टिस है, जिहाद है या इसी तरह की और भी टैक्टिस उसके थ्रू हम 50 साल, 100 साल बाद इसको भी अपने में कैप्चर कर लेंगे। इसलिए उनको ये जगह लेने में कोई आपत्ति नहीं दिखी। जब आपकी सोच ही वहाँ से शुरू होती है और उन्होंने लिया भी ऐसे ही जब 1940 के अंदर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन ले किया, उसका मोटिव उसका मोटिव यही था कि ऐसा ना हो कि हमको जो हिंदू बहुल है, उनके अंतर्गत सिंदूर है, उनकी बातें हमको मानना, उनका शासन हमको मानना। क्योंकि हम तो अलग हैं, हमने भी इस पूरे हिंदुस्तान पर रूल किया है, पूरी दुनिया पर रूल किया है, हमारी पॉलिसी बेस्ट है इसीलिए हमने इन पर रूल किया है। तो थिंकिंग प्रोसेस जो थी ना, तो उनकी शुरू से यही रही। तो भाई उन्होंने कहा कि पहले तो अलग लो, एक स्पेस लो, जहाँ से हम अपनी चीज़ को होल्ड कर सकते। तो पाकिस्तान और ईस्ट बंगाल आपको ध्यान होगा जब 1962 में पहला चीन-भारत का युद्ध हुआ था। जी, जी, जी। ठीक, उस समय पाकिस्तान बहुत मजबूत इंटरनेशनली भी लोग उनको सपोर्ट भी करते थे। जो यूरोपियन कंट्री थी वो उसको फंडिंग भी करती, ठीक है। भारत उस वक़्त उस समय शायद कोल्ड वॉर चल हाँ, रहा था। भारत भी उस समय वो नहीं था, जी, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबको पता है कि अमेरिका और रशिया 2 एक ग्रुप थे जिनके बीच में अपने वर्चस्व में लाने के लिए देशों को लॉलीपॉप दिया जाता था। जी। किसी को जगह का, किसी को पैसे का, किसी को रिलेशंस का। तो ऐसे लॉलीपॉप वो दोनों कंट्री बाँटते रहते थे, ठीक है। कोई आज इसके साथ में ध्यान होगा आपको आज हम जिस रशिया की बात करते हैं, जब 1922 युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तब बस ने इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया था। जबकि पूरी दुनिया को पता है कि चाइना और रशिया एक ही है, एक ही विचारधारा के हैं। बिल्कुल। फिर भी मतलब उन्होंने ये कहा था कि चाइना को अटैक करने दिया है, तब बोल नहीं आए। फिर रशिया ने भी उनकी मदद नहीं की। तो उस समय अमेरिका आया था जी, भारत की मदद के लिए। बिल्कुल, रशिया न्यूट्रल हो गया बल्कि, क्यों हो गया था? विचारधारा का। विचारधारा के। क्योंकि वो उसी का पनपा हुआ देश था चाइना तो और अमेरिका। तो उस समय अमेरिका बहुत खुशी से भारत की मदद करने के लिए आया 1962 में, ठीक है। अब चूँकि रशिया को भी लगा कि यार वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा भारत तक तो ठीक था मामला, लेकिन अगर अमेरिका इंटरफियर यहाँ करता है, तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो उसने चाइना को बैठ लिया, बोला उससे कि तो जितना ज़मीन उनको ले सकता था लिया, उसका जी, बैक हो गया, जी। बाहर निकल 1962 ठीक है। और इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये स्थिति है। उसके बाद जब अमेरिका लगा तो शर्तें थोपना शुरू कर दिया, इस मदद की, तो भारत फिर फँस गया। हाँ, उसने कश्मीर में मिलिट्री लाने के लिए बात करी थी कि यूएन से मिलिट्री पीस मिलिट्री। पीस मिलिट्री वगैरह भी या जी, ठीक है, तो अब चूँकि वो इंडिया तक आया, किया तो पाकिस्तान भी उसी समय उसके उसमें आया, इन्फ्लुएंस में आया। वो 2 कंट्री मिल गई उनको जी, अमेरिका को, कोल्ड वॉर ठीक पे। है, 2-2 पाकिस्तानी मिल गया, इंडिया मिल गया। उस समय पाकिस्तान अच्छा खासा देश था। पूरे पाकिस्तान के रूप में उसमें पोर्ट्स थे और इधर वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया था और इधर वो व्यापार कर ही रहा था। तो भारत से ज़्यादा वो फिर अमेरिका के पाकिस्तान था उस समय 1962 में। तो उसके बाद फिर होगा फिर 1965 का जब युद्ध हुआ, ठीक है? जब पाकिस्तान को लगा कि यार अमेरिका भी हमारा अच्छा है, इधर ये चाइना इनके पास हमला कर ही चुका है, रूस उनके तो इनके पास तो कोई भी नहीं है। तब उसकी हिम्मत पड़ी थी 1965 का युद्ध करने की अच्छा, पाकिस्तान। जी। आज हम भले ही पाकिस्तान को कमज़ोर समझते हो, उस समय ऐसा नहीं था। भारत कमज़ोर था और इसलिए लेकिन चूँकि भारत इतना बड़ा देश है कि अगर वो एक तरफ हो जाए तो वो डायरेक्ट इतने किसी को मतलब इससे भारत से डायरेक्ट युद्ध नहीं है कभी, कूटनीति के तहत युद्ध की। जो जीते ये युद्ध अपना इतिहास भी बताता है इसलिए, कूटनीति के तहत हारा है वो। डायरेक्ट युद्ध में मतलब इतने अरब आए सब कुछ है, कोई नहीं हरा पाया। तो वही स्ट्रैटेजी फिर यहाँ पर 1965 में उन्होंने सोचा कि पूरा वार करके भारत को कैप्चर करते हैं।
नहीं कर पाए। खासकर रशिया आया बीच में, ताशकंद समझौता वगैरह जो आज बात कर रहे हैं ना, रशिया के पास गए ना वो, जी कि आप हमारे पुराने दोस्त हैं, आपने ताशकंद में समझौता कराया था, और ये तब उसके समीकरण ऐसे थे कि वो रशिया और पाकिस्तान और अमेरिका अमेरिका को रोकना था, इसलिए उसने करा दिया था। जी जी ठीक है ना? आज की स्थिति बनी, और अब जाके क्या नाम है, 1965 के बाद ये स्थिति हार गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उसने क्या किया, जब बांग्लादेश का मामला चला, मतलब हार गया लेकिन वो माना नहीं, हार जी जी फिर प्रयास करता रहा, फिर प्रयास। 1971 के अंदर भी यही स्थिति बनी, उन्होंने बांग्लादेशी पूरे हिंदुओं को और पूरा जिनोसाइड्स वगैरह आरंभ किए, क्योंकि सरकार उसकी जा रही थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कि पूर्वी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने। शेख मुजीबुर रहमान जीत गए, जी जी उनको बनना था, उनको ये तक बर्दाश्त नहीं था। अब आप समझ लो भारत में वो कैसे झेलते हो, अपने ही देश के लोगों को का शासन मुस्लिम होगा, उनको मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। बिल्कुल, ये बात तो है कि मुस्लिम होके भी वो मुस्लिम वो स्टूडेंट शासन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि वो कि बांग्लादेश में नहीं है, हम अफ़गानिस्तान में भी देख सकते हैं, हर जगह देख हर जगह देते हैं, तो हिंदू की तो बात ही छोड़ दो आप, जी, वो कभी मान ही नहीं सकते। बिल्कुल। ठीक है ना? अब उनने कहा 1971 का युद्ध, 1971 के युद्ध में भी उनको ये लगा था कि रशिया और चाइना तो पहले ही दुश्मन हैं इनके। जी, अमेरिका मेरा दोस्त बन ही चुका है पिछले 1965 से 71 तक, पूरी वो सपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ें, उसने बैकिंग दे दी कि हमको अफ़गानिस्तान वगैरह का ये एरिया में आप वो जगह दे दो, जो रेशम रूट कहलाता था चाइना से वाला, एक स्थल रूट मिल जाएगा, बदले में हमको पैसा चाहिए, आपको जो चाहिए वो करो, और इनको अनस्टेबल रखो भारत, बस इतना ही नाम है, बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो 1971 में यही उसको वो थी, मुगलता था कि भारत तो अपने आप में सक्षम है नहीं, अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है, तो मेरे साथ अमेरिका बैकड्रॉप में खड़ा ही नहीं, इनके साथ कोई है नहीं, वो लड़ गया ये। अब ये नहीं पता था कि उस समय तक पूरी पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पूरी पॉलिसी चेंज होने के बाद ये पूरा समाजवाद की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, और रशिया इनको पूरे इन्फ्लुएंस ले चुका है भारत। जी। ये बाद में पता चला उनको। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, दरअसल ये सर जिस वक़्त की बात कर रहे हो, उस वक़्त कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी शीत युद्ध, यानी आइडियोलॉजिकल वॉर, यानी मतलब रशिया या यूएसएसआर कहें तो वो समाजवाद यानी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करता था, और अमेरिका जो था वो कैपिटलिस्ट था, यानी मतलब प्रभुत्व वाले लोगों को हाँ, मतलब बलशाली मानता था। कि आप समाजवाद के थ्रू प्रोग्रेस करेंगे या पूंजीवाद के थ्रू पूंजी जी, पूंजीवाद के थ्रू प्रोग्रेस करेंगे, आप चुन लीजिए इन दोनों देशों में से, वो आपकी मदद करेंगे, बदले में उनके जो हित होंगे उनको आप पूरा करते रहिए, दैट्स सिंपल थिंग। तो अब कोई चाहता था कि हमें इन दोनों के चक्करों में नहीं पड़ना, वो न्यूट्रल थे, जैसे भारत जैसे देश को जुड़ता है, इसलिए तो सर जैसे हम देखते हैं, हम भाबते हैं, तो इंडिया को न्यूट्रल रह के या गुटनिरपेक्षता की नीति अपना करके भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस दौरान इंडिया के पास उसमें 3 वॉर हो गए, 62 का भी हो गया, 65 का भी हो गया, 71 का भी हो गया। तो मतलब वॉर की सीरीज़ तो चलती ही रही, तो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना के भी इंडिया को उतना कोई लाभ नहीं हुआ। जब रशिया को साथ देना चाहिए था, यूएसएसआर को साथ देना चाहिए था इंडिया का, तब भी उसने साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया ना, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब 1971 का युद्ध खत्म हुआ, जी, तो ये क्लियर हो चुका था कि रशिया भारत के साथ है। उस समय जब 1971 के बाद युद्ध के बाद 2 चीज़ें तय हो चुकी थी। जी, जी। एक ये कि भारत रूस के विरुद्ध में जा चुका है। दूसरा, अगर रूस सामने आ गया तो फिर अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। 2 चीज़ें बहुत क्लियर, फिर कोई वर्ल्ड पावर आ जाए तो भी कुछ नहीं है। अगर रूस खुल के किसी के साथ में, चाइना भी है वो भी। जी, जी। 2 तीसरी, पाकिस्तान को भी ये बात समझ में आ गई थी जी, कि हम भारत से सीधे युद्ध में तो नहीं जीत, ये उसको इतने सालों बाद समझ में आया था, 1971 में समझ में आ गया था कि भले ही हम भारत को अकेला समझते रहे, कुछ भी समझते रहे, डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट हिट में हम इनको नहीं हरा सकते। जी। ठीक है? हमको वही वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, कूटनीति वाली और मार के भागने वाली, जो कि उनकी आदत रहेगी। उसी नीति को उनको अपनाना पड़ेगा, उनको समझ में आ गया था। तो वो चले भी उसके बाद 1971 के बाद इसी पॉलिसी पे, भई डायरेक्ट आना नहीं है। और रूस क्यों आया, इसका सबसे बड़ा कारण आपको बताएँ, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, जी। और इमरजेंसी लगाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव किए थे, उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? उस प्रस्तावना के अंदर समाजवाद, हाँ, धर्मनिरपेक्षता को और इंक्लूड अखंडता, ये 3 जी। चीज़ों ने इंक्लूड करी 3 थी। चीज़, एक तो सोशलिज़्म, एक सेक्युलरिज़्म, अखंड इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स को उन्होंने इंक्लूड किए। इंक्लूड किए थे। तो क्यों किए थे? क्योंकि रशिया की शर्त यही थी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जी, जी। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप यदि इसमें कर देंगे, तो आपकी जो पॉलिसीज़ बनेंगी, वो इन्हीं के आधार पर बनेंगी। और रशिया ने यही कहा कि उसका पॉलिसी समाजवाद के आधार पर बनेगी। फिर आपके हम भी दोस्त हैं, चाइना भी दोस्त है, नॉर्थ कोरिया भी दोस्त है, बाकी के जो वियतनाम भी दोस्त है आपको ईस्ट में जाके। तो ये आपको एक नेचुरल फ्रेंड्स मिल रहे हैं। नेचुरल फ्रेंड। नेचुरल जो आपके नेबरिंग है, और वो हाँ, एलाई एलाइज़ हैं। बाकी आप अमेरिका से अगर बात करो, कुछ भी कहा तो वो आएँगे, जाएँगे, और फिर अपनी पॉलिसी उनको देख ही चुके थे, क्या हालत करते हैं। जी, जी। तो इसलिए वो उसमें चले गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम आगे इसी तरह से कंटिन्यू। तो 71 में अब चूँकि भारत जा चुका था,
रशिया के में जी। तो बचा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान तो बोले इसको पकड़ लो, उसके 2 टुकड़े पश्चिम बंगाल के हो गए, तो अमेरिका है उनको पकड़ लिया। बहुत सही बात है। पैसे दिए, बोले यार वो भी समझ गए कि यार युद्ध करें कि नहीं करें, तो बोले यार इसमें मतलब है नहीं युद्ध करने का, आप तो ऐसा करो, क्योंकि हम भी नहीं डायरेक्ट अगर फाइट तो अमेरिका लड़ जाता रशिया से, अगर इतना ही प्रेम होता था पाकिस्तान से, लेकिन नहीं लड़ा, बैक हो गया वो। तो जितनी भी वेपन की सप्लाईज हैं मोस्ट ऑफ दी अमेरिका और चाइना से ही मिलती है पाकिस्तान पाकिस्तान को। को तो इसीलिए मिलती है ना कि भैया उनको एक सेंटर, अब दूसरी उसके अंदर तो ये चाहते क्यों हैं कि यहाँ सेंटर है, क्योंकि आपको जो अफगानिस्तान वाली पट्टी है जी, जी। वो भारत से जाके मिलती है, जी, और वहीं से जो स्थल मार्ग वाला है तो वो रास्ता पूरा जाता है। तो कभी अगर सी ब्लॉकेड हो जाए या चाइना कुछ कर दे या सी ब्लॉकेड पे, तो हमको पास एक रास्ता होना चाहिए जिससे हम साउथ ईस्ट के एशिया से बिजनेस कर सकें। जी, जी, बिल्कुल। इसलिए इस पे ध्यान है, यहीं से सारे मंगोलिया, ये रूस पे भी निगाह रखनी है, कहीं भी निगाह रखनी है, तो हम कर सकते हैं। तो पहले तो भारत तो इसलिए नहीं कर पाते थे, पाकिस्तान के बाद फिर वो एक सेंटर बन गया, ठीक है? और पाकिस्तान का कुछ था कि उसे वो तो देश था ही नहीं, उन्हें तो डोमिनेंस चाहिए था इस पूरे एरिया तक हमारा। तो तो इसलिए कुल मिला के बात ये है कि उन्हें देश नहीं चाहिए था, उन्हें एक प्रॉपर बस प्लेस चाहिए प्लेस चाहिए था, था, उन्हें डोमिनेट कर डोमिनेट कर सकें बाकी देशों में, जैसे उन्होंने किया 51 देश 14 देश बनाए, वैसे एक 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 देश ये भी देश था। ये मजबूरी है कि उनको एक एरिया में सीमित कर दिया गया, चुके रहे। लेकिन वो उन्होंने कभी माने ही नहीं, और मानते भी हम मुस्लिम जो मानते हैं वो कहते हैं हमारा कोई देश नहीं है, और सारे जितने भी हैं सब एक है। तो आप सोचते हो कि जहाँ हम रह रहे हैं वो सब हमारा ही सब है, वो ये मानते हैं। उसी पॉलिटी पे चलते हैं, और उसी पे वो बाकी लोगों से मदद मांगते हैं वो, कि हम आपको ये दे देंगे। भई मैंने आपसे छिनाया और मैंने आपसे कहा कि आपको छिनाया उसने तो नहीं है, वो आपकी मदद कर देगा। आप छिने हुए में से दे रहे हो ना हमको, और वो आपकी मदद कर रहा है, तो ये पॉलिसीज़ पे वो चलते थे। अब हार तो गए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो आज की जो पहलगाम की जो घटना हुई है ना, उसके पीछे के तार। अब क्या किया जाए? हार गए। अब अमेरिका जैसा देश के लिए बड़ी भद्द वाली चीज़ थी कि कहाँ तो आप इतना वो कर रहे हो, पूरी सुपर पावर हो, ये कर रहे हो। पाकिस्तान तो वैसे ही पिटा-सटाया देश था, तो उसे तो उसने ही चिंता नहीं, लेकिन अमेरिका को थी, और उधर रशिया पावरफुल हो गया, एक बड़ा भारत देश उसके साथ में समिट हो गया रक्षा में उसमें। तो फिर अमेरिका ने दिमाग चलाया कि अब क्या किया जाए? इधर रशिया के थोड़े से और महत्वाकांक्षा बढ़ गई, तो फिर अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने इंग्लिश धीरे-धीरे उसको करना शुरू किया, अफ़गानिस्तान। मेन जो जड़ है वो यहीं से शुरू होती है, पहला तो मेन कॉज ये है जो मतलब आज हम टेररिस्ट का ये रूप देख रहे हैं, तो बिहाइंड ऑफ द स्टोरी है। ठीक है। उसके बाद रशिया ने 1979 में जी। दिसंबर के करीब जी। अफ़गानिस्तान में घुसा, और अफ़गानिस्तान के अंदर उसने अपना शासन स्थापित। अब यहाँ से अमेरिका को फिर एक पॉइंट मिली कि अब अगर ये घुस गया तो पाकिस्तान भी जाएगा, जहाँ पे उसके बेसिस बने हैं। तो फिर उसने पूरी मदद करी इसको, पाकिस्तान को, कि भैया आप इसको रोको, आप भारत के बारे में छोड़ो अभी। जी, जी। अभी तो अफ़गानिस्तान में अपना ध्यान लगाओ, इसको रोको। आपकी जो मदद चाहिए मिलिट्री-विलिट्री वाली वो हम सब देंगे। ठीक है? लॉजिकल भी था, नहीं तो उसका पूरा राज्य। तो यहाँ उन्होंने 10 साल तक युद्ध लड़ा पाकिस्तान और रशियन को वहाँ से बैक होना पड़ा 1979। मतलब दैट्स तक 10 साल तक युद्ध चलता रहा, काफ़ी लोग मारे गए, और रसिया को लेके बैक होना पड़ा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफलता मैं मानूँ। उसका बदला था कि आपने हमारे देश को तोड़ा था, रशिया ने, तो हमने आपके दे और इसका म जो बैक हुआ वो ये हुआ कि 91 में लसन 100 ये इसी का परिणाम था। अफ़गानिस्तान ने जब हारा वो, तो उसी का सेटबैक था कि उसके 15 टुकड़े हुए। तो पाकिस्तान और अमेरिका इस बात से खुश हो गए कि चलो हमने बदला लिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, हाँ, वो हुए थे, तो हमने बदला ले लिया। यूएसएसआर यूए के 1991 में वो पूरा यूएसएसआर रशिया में हो गया और बहुत सारे देश बन गए। ठीक है? अब अमेरिका का तो अपना ईगो शांत हो गया वहाँ पर कि भैया वापस चला गया, आपके हो गए, हमारा काम हो। लेकिन पाकिस्तान का ईगो बूस्ट हो गया, जैसे पहले रशिया का बूस्ट हुआ। अब पाकिस्तान ने सोचा जब हम रशिया को हरा सकते हैं, इतनी बड़ी पावर को हरा सकते हैं, तो जो जम्मू कश्मीर है, जिस पर हम तब से दावा करते चले आ रहे हैं, और हमारी सारी नदियाँ यहीं से आती है, हमारे सारे जो सामरिक जगह वो यहाँ पर है, बाकी देश से मतलब नहीं है, ऊपर टॉप में है। जी। तो अब क्यों ना इसके लिए फाइट की जाए? यानी ईगो को फ्यूल मिल। हाँ, वो रशिया का जो दुआ दिए थे, तो उससे उनको फ़ील नहीं किया मुझे कि हमारे पास सारे हैं, पाकिस्तान जी। में है, हम इसको हरा सकते हैं, तो अब हमको कश्मीर की बारी है। तो आपको ध्यान होगा कि कश्मीर का मुद्दा 1989 के बाद उठा, उससे पहले नहीं था कश्मीर। अच्छा, मतलब तब इतना इतना नहीं था, था। क्योंकि वो सारी दुनिया दूसरे कामों में लगी हुई थी। जी। तो जब वो फ्री हो गए वहाँ से, पहले कोल्ड वॉर में सब हाँ, सब बिज़ी थे। अब पाकिस्तान को मिल के एक बेस कि भैया आप चलो कश्मीर के अंदर। तो जो उन्होंने मिलिट्री आर्मी और ये कबायली और ये सब चीज़ें शुरू करी थी, उसका इस्तेमाल इन्होंने किया कश्मीर के अंदर। तो आपको ध्यान होगा 1989 से लेकर 1990 1 साल के अंदर उसकी पूरी की पूरी जनसँख्या को बदला गया। इसके थ्रू हाँ। पैसा किसका? अमेरिका, यूरोपीय देशों का। जी। कबायली कौन थे? जिनके रशिया के लिए लड़ाई थे, वो भेज दिए इन्होंने यहाँ पर, यूके वगैरह के अंदर। और उस चीज़ को एक प्लानिंग के तहत, और अमेरिका इसलिए चुप था कि उसी का किया जा रहा था। रसिया, चाइना इसलिए चुप थे कि भैया वो उस हालत में नहीं थे कि हम विरोध कर सकें। कि वो भी चाह रहे होंगे चलो ठीक है अभी मारे कि
इसके टुकड़े हुए तो हमारे टुकड़े हुए तो इनके भी टुकड़े हुए, ये मेंटालिटी। उसके बाद वो मामला हुआ। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ हुई जम्मू कश्मीर की जो स्थिति में अगर वहाँ पर जनसंख्या की होती तो हो सकता है कि हमारे इनपुट वहाँ होते। तो हिंदुस्तान के बारे में सोचते तो उनको सबको माइग्रेट बाहर कर दिया जाए। जो हिंदुस्तान के बारे में जगह-जगह सोचते थे, एक प्लानिंग के तहत, तो वहाँ से बाकी कश्मीरी पंडितों को जो पलायन हुआ। अगर मेरा ये मानना है कि उस समय देश में पहली बार 3 दिसंबर 1989 या 90 में वो बने थे मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री का भी पूरी पावर्स होती है। जी। ठीक है, कहाँ आपको देखना है, कहाँ पुलिस डिप्लॉय करनी है, कहाँ करनी है, ये सब गृह मंत्री के उसमें। उन्हें जब मुस्लिम गृह मंत्री बन गया, कश्मीर में मामला चल ही रहा है, उधर उनकी बेटी को उन्होंने अगवा किया, फिर उनको आतंकवादी छोड़े, तो उन्हीं आतंकवादियों ने वहाँ का पूरा वो क्राइसिस जी। खड़ा किया। 1 साल रहे, लेकिन 1 साल के अंदर पूरी की पूरी कहानी पूरे माइग्रेट हो गए। अब एक तरह से अनऑफिशियली पाकिस्तान के हिस्से में वो पूरा सरकार भी उन्हीं की कठपुतली, मुजाहिदीन भी उन्हीं के, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी। लेकिन उसके रूट में वो 1 साल हो सकता है कि होम मिनिस्टर कोई और होता तो इतनी आसानी से उसको जाने नहीं देते, इतनी आसानी से कश्मीर के लोग विस्थापित नहीं होते, इतनी आसानी से इतना बड़ा जीनोसाइड नहीं आर्मी करती, मिलिट्री करती। लेकिन वो जो 1 साल का दौर था, उसमें सरकार एक तरह से वीपी सिंह की थी, अनस्टेबल सरकार थी। जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, जी। वैसे उस समय भारत की स्थिति थी। तो उसने फ़ायदा उठाया उस समय कि ग्वालियर कैप्चर कर लिया। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने देखा पाकिस्तान में मिलिट्री रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जब इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था, ये जो कश्मीरी पंडित का जो सबसे पहला जो हम बहुत बड़ा इंसिडेंस देखते हैं इंडिया में, तो उस वक्त मिलिट्री रूल क्यों नहीं लगा? कैसे लगेगा? रिकमेंडेड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसको करेगा? होम मिनिस्ट्री को। तो जब मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर हूँ, इसीलिए तो मैंने आपको कोट किया। कोई और होता तो हो सकता है कि मिलिट्री एक्शन ले लेती या इस चीज़ को नहीं होने देती कि इंटेलिजेंस तो रहती है, या सरकार को वो करती। लेकिन वीपी सिंह की सरकार थी उस समय, वो खुद ही अपने आप में अधर्म लटकी हुई सरकार थी, वो चल रही थी, तो उतना बड़ा डिसीजन पावर ले रही थी नहीं। ऊपर से मुस्लिम गृह मंत्री, तो तो मतलब देखा जाए तो अनस्टेबल गवर्नमेंट से इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पूरे एक कंट्री को। पूरे स्टेट्स को, पूरे जो लोग हैं स्टेट्स गवर्नमेंट को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट कितना बट बड़ा। सर फिर भी कितनी बड़ी बात है ना, जैसे इंडिया में अनस्टेबल गवर्नमेंट थी और ये सब कुछ हो गया, फिर भी पाकिस्तान में अनस्टेबल गवर्नमेंट है, बट वो फिर भी इतना मतलब सोचते हैं कि हम ये भी कर दें वो भी कर दें, अपने देश में ना ध्यान करते हुए वो दूसरे के देश में राइट्स करने की कोशिश करते हैं, उसे हथियाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम जैसे आम लोग होते हैं ना, जी। हमको लगता है हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के साथ जितने देश सिंपैथी रखते हैं, हम उन सबसे लड़ना है। इसलिए हम युद्ध नहीं कर पाते। जैसे इज़राइल, अभी जो इज़राइल का वॉर चल रहा है, इज़राइल का इज़राइल, पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन का, गाज़ा पट्टी का गुनाह रुपया, ज़रा-सी जगह। जी। इज़राइल कितना शक्तिशाली देश है और वो सारी चीज़ें कई बार वो मार के चले गए। तो इज़राइल ने किस पे अटैक किया था? गाज़ा पे किया था ना, छोटा। लेकिन गाज़ा ने को लोगों के समर्थन कितनी सारी जगह। तो इज़राइल क्यों चुप बैठा था? क्योंकि उसको गाज़ा से युद्ध नहीं करना। गाज़ा के साथ जो लोग हैं ना, गाज़ा के उनके साथ युद्ध करना पड़ा, इसलिए वो टाल रहा था। जी, जी। उसे तो मतलब पैलेस्टाइन से वो टाल रहा था कि बोले इसको तो हम खत्म कर, लेकिन इसके साथ जैसे ही हम इसको छेड़ेंगे, वैसे ही बाकी देश देख है। यही कारण है कि पाकिस्तान से तो आप कभी भी कर लो, हरा भी दो उसको, लेकिन पाकिस्तान के साथ आप जैसे ही घुलोगे, वैसे ही जो इंटरनेशनल पावर होती है ना, वो अपने हित के आधार पर एक उनमें से एक को चुनाव कर लेगी। और अगर आपके पास ही गलत हो गए, तो आप हार भी सकते सर जैसे आजकल देखा जा रहा है इंडिया के फेवर में सभी कंट्रीज हैं, हम देख पा रहे हैं, बट सबसे बड़ी बात न्यूक्लियर वेपन जो मतलब पाकिस्तान बोलता है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अभी ये तो पता नहीं है या नहीं, बट सबसे बड़ी बात उसका ज्यादा डर कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जब तक कोई चीज़ टेस्ट में नहीं आती है, तब जी। तक सब आपकी है। जी बिल्कुल सही बात। मुझे बिज़नेस करना है तो मैं आपके साथ हूँ, सारे देश आपके साथ में हैं। आप हमसे अच्छे बात कर रहे हो, हम आपके साथ। लेकिन जब आप कहीं फँसोगे और आपको जब एक्शन लेना होगा, तब सही मायने पता चलता है कि आपके साथ कौन है, कौन नहीं। अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई। अभी सिर्फ वर्बली बातें हो रही है कि हम आपके साथ हैं, ऐसा है। लेकिन रियल में जब हारो और जब आपको मदद एक चुनाव करना पड़ेगा, तब हक़ पता चले कौन किसके साथ। हो सकता है वो आपके साथ में हो, कल को नहीं। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक इंटरेस्टिंग चीज़, ब्रिटेन उसी रशिया पर अटैक कर लिया जो उसका बंदा 1941। जी। और क्यों किया था? वो पूरे रशिया को जीतना चाहता था। उसको लगा था जो उनका दोस्त था और उसके उसके इन्वेजन कर दिया उसने। फिर बाद में उसको ब्रिटेन के साथ में एलाई करना पड़ा और फिर वो सबसे मतलब उसको एक धक्का सा लगा स्टालिन को, एक धक्का सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? रात को उठाया था उनको, क्या बोलते हैं वो सेना आएगी, बोले नहीं यहाँ कोई सेना-वेना नहीं आई। जब सुबह देखा तो जी। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कब कौन किसका दोस्त है, ये कह नहीं सकते कि कितने समय तक दोस्त है और उसके बाद क्या हुआ। और इसी बात का बदला रशिया ने लिया था। उसने कसम खाई थी कि अब जो हिट होगा ना वो हमारी तरफ से होगा। हिटलर के बंकर के पास रशियन सेना गई थी, जबकि पास में कौन थी? ब्रिटेन था, फ्रांस थी, सही। यूएस थी, लेकिन कौन गया था अंदर? रशियन गए थे। रशियन। उनको वो चाहिए यार। लेकिन जैसे हमने इसमें देखा है जब इंडो चाइना का वॉर हुआ था, तो हमें लगा था शायद रशिया हमारा साथ देगा, बट वो पीछे हट गया। पीछे हट गया।
जी। और जब हमको लगा था कि 1971 में अमेरिका साथ देगा तो रशिया सामने आ तो रशिया सामने आ गया। ठीक है? और उसके बाद जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो चाइना उनका दोस्त बन जाता है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों दोस्त हैं, जी। ठीक है? इज़राइल की बात आती है तो इज़राइल अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, ठीक है? अब इज़राइल पे वार कौन कर रहा है? ईरान के माध्यम से। ईरान। ईरान किसका दोस्त है? रशिया का दोस्त। तो इस नाते और इज़राइल भी मदद कर रहा है, हम ईरान भी मदद कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन हमारे लाभ-हानि का आधार पर निर्धारित करते हैं। दा हम इसको परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं मान सकते। जी, जी, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस हाँ, आप कुछ क्या दे सकते हो, क्या ले सकते हो, इस पे डिपेंड है और कितने समय तक दे सकते हो। ये भी नहीं कि आज दोस्त तो कल रहे। तो इसलिए बात बहरहाल हम वहाँ आते हैं कि रशिया के बाद जो युद्ध हुआ था, उन्होंने अपने वापस देखे। तो जब कश्मीर के अंदर उन्होंने मुजाहिदीन वगैरह भेजे, जब इनकी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गई और जब ये सारे हो गए, तो फिर ये अपने आप में स्वतंत्र पूरा बन गया एरिया, तालिबान के रूप में, अफ़गानिस्तान वगैरह ये सारी और अब इनको खुराक चाहिए थी। अब बन तो गए, अब देखिए जाए कहाँ? इतनी आर्मी-वार्मी वाला, तो उन्होंने कुछ तो कर यहाँ छोड़ दिए, कहीं सीरिया-वीरिया भेज दिए, कहीं कुछ कर जी। दिए। लेकिन फिर अब फंडिंग हुई, अब अमेरिका तो काम निकल गया, अब तो उसको फंडिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना फंडिंग के फलें कैसे? तो फिर अमेरिका पे अटैक अच्छा। कि आपने हमको बनाया और आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? हम और पकड़ के रख के हमारी पूरी पूरी पूरियाँ आपके लिए बनी हुई हैं और हम उनका क्या करें? तो होता है फिर अमेरिका पे। तो मेरे को समझ में आया कि भैया हमने बोया था उसके लिए कि रशिया को रोकने के लिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए भस्म वही वही बात है, बोया पेड़ बकुल का तो भस्म बना अब कहाँ से है? तो उसके बाद फिर वो टेरर के लिए जब उसने बनाया, तो उसको तो पता था कि अमेरिकनों से बनाई हमारी कहानी है, तो टेरर तो यही है। तब उसको मजबूरन पाकिस्तान से अपना हाथ पीछे थी दिखाने और जैसे उसने हाथ खींचना शुरू किया, तो इसके साथ फिर कोई दोस्त बचेगी। रशिया भारत के साथ मत आई, चाइना से कोई मतलब नहीं है, बाकी देशों से मतलब नहीं है। उसके बाद से ध्यान होगा पाकिस्तान की हालत गिरने लगी। वो नया नॉर्मल स्थिति है। हाँ, इधर एक मजबूत सरकार आई, जब भारत के अंदर एक मजबूत सरकार आई, तो वो उसका डिफे और तेज हो गया, जो हम कभी सुनते नहीं थे कि इतना करेंसी जाएगी, गरीब हो रहे आज हम मज़ाक उड़ाते हैं पाकिस्तान। एक समय हम लोग पाकिस्तान में भारत का मज़ाक उड़ाते थे। इतना डेवलप था वो पाकिस्तान मदद से था। मदद जैसी बात गई, आज की स्थिति ये कि वो छोटे-मोटे हमले करते रहता है कि 2-4-5 साल के अंदर कि मुद्दा बना रहा है कैसे कश्मीर बचा रहे। कि कश्मीर भी चला गया तो पाकिस्तान देश में अनाज ही नहीं बचेगी। जैसे अगर जो आज पानी रुक रहे हैं, वो अंदेशा उसको बहुत पहले से था। भारत कभी भी कर सकता कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, तो वो ऐसा कर देगी। अच्छा सर, बैक स्टोरी तो हमें समझ में आई, बट सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम टेररिस्ट को देखते हैं, पहली बात तो टेररिस्ट होते कौन है? मतलब टेररिस्ट की डेफिनेशन ही क्या है? देखो हु इज टेररिस्ट? टेररिस्ट होते हैं मतलब एक ऐसी मानसिकता है ये जैसे हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी में बात करें जी। तो कुछ लोगों को पढ़ने में मन लगता है, कुछ लोगों को बिजनेस में मन लगता है, कुछ लोगों को फोकटगिरी काम करने में मन लगता है और उनको वही अच्छा लगता है। फोकटगिरी मतलब किसी से भी उलझ जाना, थोड़ा हथियार-वथियार लेकर और अपनी बात मनवाना, ठीक है? थोड़े से अलग एलिमेंट होते हैं, ये लोग हमारी भाषा में टैक्स आतंकी। कोई उनको फंड कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है, उनके मन की चीज़ कर रहा होता है, तो वो सुनो आतंकी की यदि फंडिंग रोक दी जाए, तो कौन आतंकी बनेगा? कभी देखा है आपने बिना पैसे के कुछ ने हथियार चलाते हुए? अपने समाज में देखो। उनको भी कहेंगे लेकिन पैसा सोच तो फंडिंग का सोर्स है। तो फंडिंग या सोर्स के थ्रू आतंकी बनते हैं। उनको एक या उनका एक मोटिव होता है। थोड़ा धर्म के माध्यम से वो थोड़ा और एलोबरेट हो जाते हैं और फैसिलिटेट कर देते हैं और उनको फैमिली को सेव कर देते हैं, तो वो फिदायीन वगैरह बनने के लिए तैयार हो जाते अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं कि जैसे टेररिस्ट है, इसमें वेल क्वालिफाइड पर्सन भी है, वैसे भी हैं जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। हाँ। तो मतलब ब्रेन वॉश किस लेवल का करा जाता है कि वो वेल क्वालिफाइड पर्सन को भी अपने गुट में आराम से मिला? देखो वेल क्वालिफाइड और इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर हमारे यहाँ भी जो ब्राह्मण हैं या अच्छे पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन जब किसी से लड़ने की बात आए या कुछ प्लानिंग करने की बात आए धर्म के नाम, तो उनके लिए फिर बाकी सारे लोग एनिमी हैं। उन्हें कोई ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। सर वही तो बात है, जैसे अगर सुनते आप बोल रहे हैं कि धर्म के नाम से, हाँ। जैसे हम मानते हैं और सुनते आए हैं कि टेररिस्ट का तो कोई धर्म ही नहीं होता, फिर क्यों ऐसा होता है कि सब चीजें धर्म घूम फिर के ही धर्म से जुड़ करके ही टेररिस्ट सिमट के रह जाता है? जैसे हमने पहलगांव में भी देखा, पहलगांव में भी यही रहा है कि वहां से पूछ पूछ के कि आप कलमा पढ़ सकते हैं या नहीं, मतलब एक तरह से ये चीज भापना कि किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ही उन्हें टारगेट किया गया है। जब टेररिस्ट का कोई धर्म ही नहीं है, तो क्यों एक धर्म पे वो कंसिस्टेड होकर के सारी आइडियोलॉजी एक जगह पे जा करके रुक जाती है? और टेररिस्ट का फिर ऐसा क्यों ना बोला जाए कि टेररिस्ट का मेन चीज जो है वो मुस्लिम से लिंक होकर के आता है? अभी कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है अभी इंटरनेशनल? तो 2 युद्ध चल रहे हैं। जी, एक तो यूक्रेन यूक्रेन चल रहा है रशिया का और एक इज़राइल का और और पैलेस्टाइन, बिल्कुल। 2 युद्ध चल जी। रशिया का युद्ध तो इसलिए चल रहा है, यूक्रेन ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो नेटो और आने वाला और वो सब जाने वाला था। अभी वैसे तो कुछ नहीं किया था। लेकिन रशियन जो बाहर की जो कंट्रीज़ रहती हैं, उनके अंदर बहुत स्मार्टनेस होती है। उनको पता होता है कि अगर ये होगा, कि हमारे एनिमी तो पहले से प्रिकॉशन भारत जैसे नहीं भी इंतज़ार करे। जी। तो उन्होंने वैसे ही जुलाई छिड़ी हुई है 3 साल से।
यानी पूरी स्टेप ये स्टेप लिया हुआ है, वो तो कुछ हम लेते हैं पोस्ट स्टेप। वो कर रहे थे, वो करेगा तब करेगा, उसने तो पहले से कर दिया। इज़राइल ने क्यों किया? इज़राइल ने किया कि मतलब इज़राइल में हमला हो चुका था। हमला वो चाहते तो उन आतंकियों को पकड़ते, उनको सज़ा दिलवाते, जो करके गए उनको करके आते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जी। कहाँ से कहा? यहाँ से, इनसे डरना पड़ेगा, इतना अगले दिन वॉर डिक्लेयर कर दी क्योंकि वो सक्षम थे। जी, और उनके साथ एक सुपर पावर है अमेरिका, जो हर स्थिति में उनके साथ है। अगर अमेरिका नहीं होती तो उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ती, ठीक है? तो इस सपोर्ट को भी देखना चाहिए पीछे है कौन, ठीक है? तो इसलिए वो युद्ध वहाँ पर हुए, दोनों रशिया के वो कर रहे हैं, इज़राइल की बात कर रहे हैं या रशिया। अगर हमारे यहाँ भी देखा जाए जो धर्म युद्ध के बाद में, क्योंकि वहाँ से उनके पैर उखाड़ रहे हैं हमास और वह रुचि। ठीक है? अब वो स्थिति आ गई है कि इज़राइल कभी भी उनको डोमिनेट कर देगा। तो अब वो जाए सीरिया उधर जी, और वही बात है ना, जैसे हम कहीं भी वॉर ज़ोन देखते हैं, मिडल ईस्ट में देखते हैं, वेस्ट में देखते हैं, ईस्ट में देखते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी तो मेजॉरिटी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी बट एक ही कम्युनिटी से ही रेज़ हो, तो चाहे हम कहीं भी देख लें। तो उनकी विचारधारा में है ना कॉन्फ्लिक्ट, डोमिनेट, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा सर, जिहाद का मतलब क्या है? जब जिहाद का मतलब हमने बहुत सुना है जैसे कि कोई भी टेररिस्ट पर्सन है, वो जिहाद जिहाद बहुत बोलते हैं, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिहाद? जिहाद का मतलब तो मतलब देखा है ऐसे मुस्लिमों के रूप में देखा जाए तो हक के लिए वो ये मानते हैं कि यदि हमको कहीं पर भी किसी एक ग्रुप से अपने हकों के लिए या उसमें डोमिनेंस करना है तो जिहाद एक ऐसी चीज है जिसमें फिर वो सारे वर्ग एक हो जाते हैं और उनका उद्देश्य या तो मरना मारना भाई दो चीज रहती है जिहाद का जिसमें उनको बहुत सारी चीजें मर गए तो स्वर्ग अल्लाह के नाम पर है जिंदा है तो फिर ये सारी चीज तो उनके लिए तो कंडीशन है वो मस्जिद वाली होती है तो उसके माध्यम से वैसे लोग कौन आएंगे कौन लड़ेंगे आपको हित होगा या हित होगा तो ही लड़ेंगे लेकिन इस नाम पर उनके पास बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं कि कई देश मिल जाते हैं कि चलो याद हो रही है हमारे अपने भाई इनको मुल्क में करे कुछ जीतेंगे तो हमारे लिए कुछ लेके आए बाकी तो उनको कोई दे नहीं रहा इसलिए वो इस चीज का यूज करते रहते तो हमने अभी तक जितना समझा तो जो पहलगाम है जब पूरी वो पठानकोट उसके रूट कॉज में वही एक थिंकिंग है कि हमको डोमिनेट करना है जब तक उनको बाहर से कोई फंडिंग या सपोर्ट मिलता रहता है कोशिश करते रहते हैं क्योंकि पहले से ही अफगानिस्तान के युद्ध के समय पे सारी चीज तैयार हो चुकी थी इस मिलिटेंट कुदरू को हमको और के रूप में उनको ऐसी जगह मिली हुई है जो ये कह सकते हैं हमारे देश में ज्योग्राफी तो वो सारी चीजें वहां पर करते रहते हैं और वो सही भी है क्योंकि उनके देश में कैंप ही नहीं है तो आपने उसमें बना रखे हैं चाइना को वो दिया हुआ रखा है तो वहां से वो मिलके पूरे नेक्स्ट भारत को परेशान करना ये सब चलता रहता है वो फंडिंग आती रहती है करना तो कुछ है नहीं पाकिस्तान को कोई सही सैटेलाइट भेजने हैं या किसी देश की मदद करनी है ऐसा तो कुछ सोचे नहीं उसने कभी देश की मदद करते हुए सोचा है उसने नहीं सर। बाकी छोटे छोटे देश भी कर देते हैं वो नहीं करता जी उसका एक ही उद्देश्य है कि बस अपने हम डोमिनेंस को रखो और वो करो तब लेकिन उसके भी दिन हम लद्दे वाले भारत अनस्टेबल था पाकिस्तान स्टेबल था तो हम हारते मतलब जीते एक दिन लेकिन नुकसान सहते रहे हम कभी कोई हिस्सा ले नहीं पाए हमने बचा भी किया हमने किसी जमीन को कैप्चर नहीं कर पाए इतना जीतने के बाद लेकिन अब जो स्टेबल गवर्नमेंट और वो जिस तरीके से एक्शन ले रही है लिए जा रहे तो जो हिस्सा पीओ के यहाँ है वो तो ये लेंगे ही हो सकता है दवा बनाने के लिए अंदर तक घुस जाए इधर भी घुस और बांग्लादेश में भी दवा बनाने के लिए दवा पर म्यांमार में कोई मतलब जब माइंड आता तो माइंड में होता तो मस्जिद घुस जाए ठीक है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर आए कि भैया क्या करना है कैसे कर क्योंकि इस बार का जो इलाज होगा वो पक्का वाला होगा इसीलिए इतनी तैयारी चल रही है आप मतलब पानी रोक दिया आपने डैम्स के तो एक दिन में तो नहीं रोका होगा जी सही आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि ऐसी स्थिति आने आएगी आई नहीं आएगी 2-4 साल बाद आएगी 5 साल बाद आएगी इसीलिए तो आपने रोक दिया ना वो तो रातों रात तो कुछ नहीं हुआ जी ठीक है बाकी पाकिस्तान में कब से आर्थिक हालात उसके खराब हुए उसकी सारी रेपुटेशन खराब हुई उसके सारे सपोर्ट बंद आपने पूरे देशों में घूम के बताया कि हम एक स्टेबल हमसे बिजनेस कीजिए जो पाकिस्तान आपको दे रहा है वो चीज हम देंगे तो ये कॉन्फिडेंट पैदा किया बाकी देशों के अंदर तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो कोई भी बदमाश के साथ नहीं जाना चाहता ओपनली तो नहीं जाना चाहता जी पीछे से बनेकर और ऐसे कोई अमेरिका के इंटरेस्ट भी नहीं है ना ही कोई रसिया के इंटरेस्ट है जिसमें जमीन की लड़ाई सब आजकल पीआई जो आ चुका है तो पीआई के माध्यम से जिसको जो करना वो कर ही लेगा कमाना दमाना जो भी हो तो उसके माध्यम से अब वो होगी तो अब ये ज्योग्राफिकली चीजें का मायने थोड़े थोड़े कम हो गए ये पाकिस्तान को अभी समझ में नहीं आ रहा तो पी को चला जाएगा तब उसको समझ में आएगा कि चीजें कितनी बदलती जी सर, ये तो हम देखते हैं। अब जैसे पहले के वॉर अलग तरीके के होते थे, अब तो एआई भी हो गया है। और सबसे ज्यादा डर एक बात का और भी है, इंडिया में ना स्लीपर सेल्स बहुत, हाँ जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं वो हमें और आप जैसे लोगों सबकी तरह ही रहते हैं, बट जैसे कि उन्हें कोई ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वैसे ही काम करने लगते हैं। तो एक तो स्लीपर सेल, एक बायो वेपन्स हैं। मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वॉर जोन जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे ही जा, भाई ऐसा भी हो सकता है कि इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाए। यही तो पाकिस्तान की ये सबसे यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है जो आईएसआई एजेंसी मिलिट्री रूल इसके माध्यम से क्या करते हैं चाइना और ये दोनों कि ये आपके अंदर तक घुसे हुए आपके कॉन्फ्लिक्ट उनको पता है कि हम उन्हीं को उभार देंगे तो आप बॉर्डर पे तो हमसे बात में लड़ोगे आप ही की ये सारी चीजें मिलके स्लीपर सेल अब स्लीपर सेल बनता कौन है स्लीपर सेल वही बनेंगे ना जो मतलब
अवैध रूप से अंदर आ रहे, जी किसी को पता चला, उसने उसको ऑर्गेन किया कि आप हमारा काम करो, अदरवाइज हमको रिपोर्ट करवा देंगे, तो वो वहां जाने की अपेक्षा स्लीपर सेल के रूप में काम करना है। धर्म के नाम पर करे, मजबूरी के नाम पर करे, कैसे या पैसे के नाम पर करे, जी लेकिन वो वही करेगा। ऐसे लोगों का पूरा नेटवर्क है भारत के अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं। अभी जब पाकिस्तान में, तब पता चल रहा है। अभी मुरादाबाद का जो केस आया है, ये जो 22 महिलाएं थी पाकिस्तानी, वीजा पर घूमने आई थी, जी और उनके अब वहां पर 500 की फैमिली बिना रही, तो कैसे हो गए? अब अगर इन 500 लोगों में से किसी को कह दिया जाए कि भाई ये काम करना है आपको, तो क्या किसी की हिम्मत है मना कर दे? क्योंकि जैसे ही मना करेंगे वो खोल के आपको बाहर कर देंगे। बाहर कर ऐसे ही लोग स्लीपर सेल के रूप में हैं। तो जो सीए वगैरह जो नियम आ रहे हैं ना, वो ये सब चीजों के लिए आ रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कि ऐसा ना हो कि आप मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन कर तो गलती रहे होगे ना। विकास की जगह पर आपको लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल ही तो हो रहेगा। ब्लैकमेल ही है ठीक है, रेजिडेंस आप सीए नागरिकता का रहोगे तो आप ब्लैकमेल क्यों होगे? अगर आप ओपनली आप आ जाओगे, आप अपने आपके दस्तावेज आ जाएंगे, तो क्यों हो गया आप ब्लैकमेल? आप प्रोग्रेस करोगे ना, लेकिन ऐसे आप हमेशा ब्लैकमेल होते रहोगे। तो वही बात है कि गवर्नमेंट कुछ भी स्कीम लेके आती है वो बहुत सोच समझ के लेके आती है। जैसे म्यांमार से या फिर इधर बांग्लादेश से जो भी आए हुए हैं रोहिंग्या वगैरह, तो गवर्नमेंट क्यों ऐसे स्कीम्स लेके आ रही है? जैसे हम हर बार सोचते हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, इनको कर रहा है, इनको कर रहा है। अब इसमें प्रोटेस्ट भी बहुत हो रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि पहली बात तो स्लीपर सेल्स हमें पता लगे, और ऊपर की गवर्नमेंट कौन से एक्शंस लेने वाली। देखिए, गवर्नमेंट तो बहुत क्लियर है। उससे पहले जब थोड़ा इसमें हुआ उरी में, सर्जिकल स्ट्राइक करके सिर्फ कैंपों तक सीमित रखा, आतंकी गतिविधि तक। फिर जब उसके बाद भी नहीं माने, तो रेलवे स्ट्राइक की। ये बड़ा कदम था बालाकोट, किसी देश की सीमा के अंदर घुसकर और उसके अंदर करके आना, बड़ी चीज। लेकिन उनको लगता है कि ये सब चीज के इलाज को कोई मतलब है नहीं। जो दुश्मन है वो दुश्मन है, और वो हमेशा ऐसे ही रहे जी जी जब तक उसको दबा के ना रख। तो जब हमारे थॉट्स प्रोसेस ये हो ही गया, तीसरा कर ही दिया, और इसके बाद और भी होंगे, तो जिसकी पूरी फैक्ट्री आतंकी निकालने की हो, जिसका पूरा धंधा ही इसी पे टिका हो, तो उससे आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? तो ये तो क्लैरिटी है कि उनको तो समझ आने वाला है। अब आप क्या कर सकते हो, आप देख लो। तो वही सरकार मूड में है कि हमने देख लिया, हमको जो करना है। तो पहले तो जब ये रक्षा मंत्री और ये सब पीएम ये तय कर चुके हैं कि हमने सिर्फ उनको नहीं देखना, उन्होंने हमला किया, जहां से वो पैदा हुए, हमें उन पर भी अब इस बार वार करना है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ जानकारी हम जान लेते हैं कि है क्या एक्चुअल। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो ट्रिगर पॉइंट था वो था पहलगाम, और जो रिस्पॉन्स हुआ वो हम आपको बता रहे हैं क्या हुआ पहलगाम का। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इसमें 26 नॉन मुस्लिम मारे गए, कह के मारे गए, दौड़ा कर मारे गए थे, सामने मारे गए थे, दिन में मारे गए थे। और वो आतंकियों का अभी तक कोई मतलब एक तरह चैलेंज दिया था। तो उसका रिटेलिएशन क्या हुआ कि 6 और 7 मई के बीच रात को 1:05 पर ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, और 1:29 तक टोटल 24 मिनट, जिसमें टारगेट थे 29 लेकिन हिट हुए 9। जो हमारी एक नया सत्य है जिससे दुनिया भी चौंक गई कि भारत इतना हार्ड भी हो सकता है। इस मामले में एक चीज और है कि करीब करीब 24 के करीब मिसाइलें पाकिस्तानी क्षेत्र के अंदर गई, और एक भी मिसाइल को कोई रडार इंटरसेप्ट नहीं कर, और सारी मिसाइलों ने अपने अपने पिन पॉइंट जो टारगेट थे उसको हिट। अब इसके पीछे थोड़ा सा एक सिनेरियो हुआ क्या था। तो अम्बाला से राफेल उड़े, कैल्प ईजी मिसाइल्स के साथ में थे। ग्वालियर से मिराज 2000 उड़े, बिल्कुल शार्प और क्वाइट। और जैसलमेर से जो सुखोई 30 MKIs थे वो ब्रह्मोस से लैस थे, लेकिन पैक पाए थे। अगर इनको कुछ हो जाता है तो वो पीछे से इनको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि बालाकोट में कुछ उसी तरह का अरेंजमेंट था। अम्बाला, ग्वालियर, जैसलमेर। और ऊपर से जो अपना नेत्र अवाक सिस्टम है जो आसमान में जो भी छोड़ा गया था कुछ समय पहले, उसने देखा कि सारी ऊपर नजर रखा हुआ था कि कुछ अगर गड़बड़ होती है तो उससे कैसे रिटेलिएट किया। और इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, और ड्रोन के इस्तेमाल से भी कई टारगेट हिट होने की बात सामने आ रही। जो 9 लोकेशन जिसमें हिट हुई, उसमें एक था बहावलपुर जो 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। मुरीद के 38 किलोमीटर है, जो लश्कर-ए-तैयबा का बेस था। मुजफ्फराबाद 15 किलोमीटर है। कोटली 19 किलोमीटर की दूरी पर है भारत से। भिम्बर 12 किलोमीटर की दूरी पर। सियालकोट 21 किलोमीटर की दूरी पर। गुलपुर 9 किलोमीटर की दूरी पर। तेहरा कलां 13 किलोमीटर की दूरी पर, और चकमलूस 7 किलोमीटर। इसमें एक जो उनके पास चाइना का रडार सिस्टम भी था पाकिस्तान के पास, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। हमारे मिसाइल नीचे वेरी लो स्पीड था, रडार कैच नहीं कर। 7 हेडक्वार्टर सिस्टम इसमें हमने खत्म कर दिया। अब इससे चाइना भी एकदम चौंक गया, अमेरिका हंसने लगा, और ताइवान तो डांस करने लगा कि कैसे बंदी बनाई चाइना कह के लिए, और सिर्फ 24 मिनट के अंदर। तो ये 1971 के बाद पहली बार ऐसा है जब तीनों सेनाओं ने एक साथ किया, और 1:29 पे सब तो कुछ इस तरह से रहा। जब इजराइल वगैरह की शुरू हुआ था, गाजा को लग रहा था कि उन्होंने कहा था कि 3 महीने में, 6 महीने में, आज 2 साल होने के बाद, यूक्रेन को 3 साल होने के बाद अभी भी चीजें वहीं की वहीं है, पूरा डैमेज है। तो कह नहीं सकते, एक और वॉर में आप चले गए तो फिर आपके यहाँ से चीजें निकल जाती है। हम नहीं कह सकते कि कब इंटरनेशनली क्या समीकरण बनते हैं, कौन आपके साथ होगा, जो जाने से पहले आप सोच सकते हैं। और इस बार का क्लियर सिर्फ ये नहीं कि आतंकी
इस बार क्लियर ये भी है कि ये आगे भी ना पनपे, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर, ऐसी गवर्नमेंट स्थापित करनी पड़ेगी जो इस बात को समझे और आगे मिलकर काम करे, या फिर नहीं हो सरकार, या उसको पार्ट बना दे, या बांग्लादेश को इस एग्रेशन में दे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और उठता है, जैसे हम जानना चाहते हैं, पाकिस्तान कश्मीर को चाहता है कि कश्मीर हमारे पास आ, तो कश्मीर मान लीजिए उनके पास आ जाए, एज्यूम करते हैं हम दे या वो ले ले, व्हाटएवर, वो ले तो सकते नहीं, खैर अगर हम दे देता है तो क्या वो संभालने की स्थिति में है? क्योंकि जब उस पे अपना ही घर नहीं संभल रहा, उनके अपने इतने क्राइसिस हैं, वो उनकी इकोनॉमी इतनी डाउन चल रही है, वो बहुत परेशान है, ऊपर से बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वो वहां पे भी राइट्स वगैरह, मतलब क्या है कि वो हर जगह में ये अपनी जमीन का क्लेम करते रहते हैं, हर जगह पे अपना वो मतलब वर्चस्व, तो क्या वो उस स्थिति में है कि उसको संभाल पाए? उनको संभालना ही नहीं, उनको रूल करना, थिंकिंग समझो, संभालना होता तो वो एक इजराइल जरा सी एरिया के अंदर है जी, उस पाकिस्तान कई गुना बड़ा है, अगर वो संभालना होता, विकास करना होता तो उसी में कर लेता, उसे संभालना नहीं है कुछ भी, उसे रूल करना है। अगर आप पूरी रशिया के बराबर एरिया भी दे दिया है ना, वो भी ले लेगा, यानी इनकी मेंटलिटी इस प्रकार, पूरा एरिया ले लेगा। इन्हें रूल करना है, और रूल के जो तरीके होते हैं उसको अप्लाई करना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि कश्मीर है कि नहीं है, अगर आप गुजरात है तो गुजरात के अंदर चले आएंगे, उन्हें राजस्थान है तो वो राजस्थान ले लेंगे, उन्हें हैदराबाद दे दो तो हैदराबाद तक आने में तैयार थे वो तो, जबकि हैदराबाद बीच में है, लेकिन वो कहते नहीं आ रही हैदराबाद को हमको ऐसे, तो उन्हें मतलब ही नहीं है कि हमको क्या संभलेगा क्या नहीं संभलेगा, आप हमको दे दो, हम देखेंगे कि हम इसको डोमिनेट करके रखते हैं, एक इसकी चिंता आप, थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसेस है। तो सर जैसे हम हिस्ट्री देखते आ रहे हैं 1947 से अब तक, और जैसे अभी आप न्यूज नेशन कैपिटल न्यूज एडिटर, तो आपका क्या अनुभव रहा है 15 साल से सर आप इस लाइन में, कि आगे की परिस्थिति कैसी होने वाली है, प्लस में जाने वाला है, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए या इंटरनेशनल में देखा जाए तो इंडिया के और सही रहेगा, या फिर आगे के अगर हम 5 साल देखते हैं तो कैसा रहने को? देखिए, जब से कांग्रेस नेतृत्व में गई है, नेतृत्व में, और आरएसएस के थ्रू जो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही, तो उसमें एक चीज तो क्लियर है कि इनका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत क्लियर माइंड है, कब क्या करना है, एक थी बहुत जल्दी में नहीं है, 100 साल लगा दिया उन्होंने इस पर, और लफॉर 100 साल लगा दे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो भी काम करते हैं उसका बैकअप प्लान हमेशा तैयार रहता है इनका, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये बहुत ज्यादा पीछे नहीं कर सकते आप। तो जब इनके क्लॉज में ये है कि हमको अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत मतलब क्या, 1935 में म्यांमार अलग हुआ था, उससे कुछ समय पहले अफगानिस्तान अलग हुआ था, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1971 बांग्लादेश का पार्टीशन हुई, ये सब उसी समय के पार्ट्स है जो थे, और ये सब एक कंबाइंड इकोनॉमी को डेवलप करते थे जी, जो इकोनॉमी पूरी दुनिया के 33% बिजनेस को गवर्न कर, आज 1-2% बिजनेस है, 33%, क्योंकि एक दूसरे को सहयोग करते थे। अब ये जब बिखरे हुए हैं तो आपस में ये क्राइसिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बिजनेस भी जा रहा है और दुनिया को साथ भी नहीं। तो उस साथ को करने के लिए ये या तो आपके पक्षी सरकार रहे, अगर देश भी रहता है तो आपके पक्ष का, या फिर वो नाम इस पॉलिसी पे पूरी गवर्नमेंट चल रही। और अगर हम इनके जो क्रियाकलाप और जिस तरह से देखें, पूरे दुनिया भर में घूमना, दूसरे से बात करना, बिजनेस डेवलप करना, उनको ऐसा बताना कि यहाँ पर ये सब उसी का पार्ट है। कोविड के दौरान भी कितने लोगों की मदद करी, क्या जरूरत थी मदद करने की जी, फिर भी क्यों उन्होंने एक बड़ा एक कैनवास बताया, हम एक मिलके भी रह सकते हैं, हमारे आपस में क्लैशेस होंगे नो डाउट, लेकिन उस क्लैशेस को हम अपने उसका नहीं लेके आ सकते, उसके लिए हम सब बर्बाद नहीं कर सकते, उसके लिए हम सब बर्बाद जैसे यूक्रेन और रशिया में इस वक्त इस तरह का क्राइसिस हो रहा है, इस तरह से उन लोगों में युद्ध हो रहा है कि यूक्रेन का एक तरह से सब बर्बाद हो गया, ठीक है। और ये आदर्श स्थिति इस समय भारत के लिए और भी है, क्योंकि अमेरिका को यूक्रेन की भी मदद करनी पड़ रही है, अमेरिका को इजराइल की भी मदद करनी पड़ रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान इस समय अनाथ सा बन गया है, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां जा रही है पूरे दोनों बड़ी फ्रंट है, एक में सीधे रशिया के खिलाफ है और एक में उसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, दो बड़ी चीजें एक साथ अमेरिका झेल रहा है। इसलिए अमेरिका नहीं तो अभी इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी, तो सीधे पाकिस्तान चढ़ा था, तो बाकी सारी चीजें इसलिए अभी जो जियोग्राफिक बनी है ना, जो जियो पॉलिटिक्स इस समय बनी हुई है भारत के अभी फेवर में, हालांकि फेवर में थोड़ा और पहले भी होता है, जब ये यूनाइटेड स्टेट की काउंसिल मेंबर अगर पिछले 1 साल था भारत, अब पाकिस्तान बना है, अगर उस समय अगर हुआ था तो फिर तो ये यूएनएससी भागे ना पाकिस्तान, वो भी ना भागता था। अभी जो पूरा इंटरनेशनल बवंडर हो रहा है, अगर पिछले साल हो जाता तो भारत और प्लस में रहता, लेकिन उस समय अमेरिका में अलग गवर्नमेंट थी तो वो बहुत टेंशन थी। अब तो ट्रम्प की सरकार है, और एक इसमें एक हिडन फैक्ट भी है रशिया के अंदर, ये भी एक चलता रहा था कि जब अफगानिस्तान के अंदर हार हुई थी उसकी, कि मुझे भी कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान करना है कि जिस देश ने हमको किया है तो उसके अंदर दखल होनी चाहिए। तो लोग कहते भी हैं कि ट्रम्प पुतिन का ही एक केजीबी का कोई सदस्य रहा है, उसमें बनाया गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है पता नहीं, इन लोग कहते हैं। तो इस तरह देखा था अमेरिका भी इस समय
उन्हीं की एक सरकार का एक मतलब जो विरोध नहीं कर सकते ट्रम्प के साथ, या बहुत ज्यादा चीजें नहीं, आप देख भी रहे हो इंटरनेशनल जो चीज चल रही है। तो अब आज इस बार रशिया के पास कितनी पॉजिटिव है कि भाई जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था वहाँ वो है, चाइना उसके साथ आई है। अगर अमेरिका फिर भी कुछ करता है तो उत्तर कोरिया उसके लिए बैठा ही है, अगर बीच में कूदते हैं तो। जी तब वो तो बना ही इसीलिए गया उत्तर कोरिया को कि भाई तुम्हें कुछ देखना नहीं है, जब कोई दूसरा देश कूदेगा बस तू सीधे सीधे फायर कर दे। तो उसके डर के मारा कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं करता है। चाइना अपना बस बनाया हुआ रखा हुआ, उस पर भी कोई एक्शन नहीं करता। इतना बड़ा आकार है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे कोई मतलब है। देखा जाए तो ये वेस्ट की कंट्री का इस समय सबसे बड़ा डाउनफॉल है इनके, इस समय ऐसा सिनेरियो चल। तो इस स्थिति का फायदा भारत उठा सकता है, ये भी बड़ी पावर बन सकता है। हालांकि बनने देंगे नहीं बनने देंगे बात है, लेकिन बन तो सकती है। सर, जैसे अभी आपने बताया वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है वो भी चाइना के हित में नहीं है, मतलब चाइना से विरुद्ध चलती है। वो वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहे वो अलग होता है, बट जैसे कि हम देख पा रहे हैं वो चाइना से बिल्कुल अलग है। चाइना फेवर में आएगा इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जाएगा? चाइना इंडिया की फेवर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो आर्थिक हित है वो उस कश्मीर वाले पॉइंट्स के लिए है। अब अगर आप उसको कैप्चर कर लेते हो तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, कोई दूसरा अगर उसको कैप्चर कर लेता है तो वो उसका दोस्त बन जाएगा। उसे बिजनेस से मतलब, एक थिंकिंग। अगर अफगानिस्तान कैप्चर कर लेते तो अफगानिस्तान का दोस्त बन जाएगा, तालिबान का बन जाएगा। उससे इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना, उसे उस अपने इंटरेस्ट से मतलब है, इंटरेस्ट है। तो जिधर उसे दिखा वो उधर ही लुढ़क जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी कोई वो नहीं है। और रशिया की बात उसको इनडायरेक्ट माननी पड़ती है। अगर फोर्सली अगर कोई चीज कही है तो उसको मानना पड़ता है। चीन आदमी इतना बड़ा देश नहीं बना कि वो रशिया को बाईपास कर सके, क्योंकि मिलिट्री पावर रशिया है, चाइना थोड़ी मिलिट्री पावर क्या नहीं। तो सर जैसे हम अब करते हैं इसको कंक्लूजन में, तो इस वॉर के प्लस पॉइंट क्या रहेंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट को अगर हम करें देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है? देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट तो ये होगा कि दोनों देश, चाहे पाकिस्तान का मारो चाहे बांग्लादेश मारो, जुड़े तो भारत भूमि से पहले से थे, तो कोलेज तो आप ही को होना, चाहे गवर्नमेंट वहाँ किसी की भी आए या एक चीज तो ये होनी, लड़ोगे तो जमीन पे ही। जी वो आपके पास न्यूक्लियर बम फेंके या आप फेंको, सही बात। आपके जो एरिया है वो तो डैमेज है ना, बाहर बात देशों कुछ नहीं है। दूसरी बात ये कि हम अलग क्यों हुए थे, हम अलग क्यों हुए थे? आपको अगर आज के डेट में पाकिस्तान एक है और बांग्लादेश दोनों एक है, इस आप हमको मिला लो, हम आप ही के साथ रहेंगे, हम आप ही के देश के साथ में हो और हम साथ मिलकर रहेंगे। भारत की हिम्मत नहीं है कि उनको एक्सेप्ट कर, भारत की हिम्मत नहीं, क्यों नहीं? जब उन्होंने 1947 में, तब एक ही था ना, तब एक तब मुस्लिम भी उतने थे, हिंदू भी उतने थे। तो जो रिवॉर्ड्स मचाए थे तभी तो आपने निर्णय लेना पड़ा अलग करने, क्योंकि आपने वो उस दौर को देखा था, रिवॉर्ड्स हो गए और रिवॉर्ड्स हुए थे सारी। आपने उस दौर को देखा था कि कितनी दिक्कतें हैं साथ, आपने कैसे उनको अलग किया। तो भारत में थोड़ी शांति पड़ी तो आप उसमें चीजों को वापस ले, फिर से यदि वो मर्जिंग हो जाएगी तो क्या आपको लगता है कि आज की डेट में उनकी की आबादी बढ़ चुकी है और आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, सब पॉपुलेशन वाइज तो नहीं कर सकते। ये भी बड़ी दिक्कत है कि आप उसको देश को जीत के भी कुछ नहीं करने वाले हो, मतलब आपके लिए और आफत हो जाएगी। मतलब आप उसमें ये कर सकते हो कि कोई गवर्नमेंट बढ़िया ऐसी कि जो अपने हिसाब से चलती रहे, बस आप इतना कर लो, ये बहुत है। इन्वेजन करने में क्या दिक्कत है? जबरदस्ती किया आपने, तो जब आपके साथ मिलके रहते तब आपको नहीं छोड़ा, तो आप जबरदस्ती करके जाओगे तो आपको कैसे घाव देते रहे हो? मतलब ना तो इधर से फायदा है ना उधर, बस ये युद्ध हो रहा है। भाई जगह उनको भी चाहिए रहने के लिए, चाहिए आपको भी चाहिए, तो उतनी जगह वो रह रहे हैं। बस ये है कि उनको थोड़ा सा उनकी सोच वैसी है कि भैया हमको इनका डोमिनेट कर गया तो कश्मीर वगैरह में वो आतंकी सोच कह सकते हैं, करते रहते हैं। भारत को उस मामले में पहले ही मतलब नहीं था। उनके बच्चे बड़े होकर तो कोई या तो डॉक्टर बनने की सोच रहा होता है, इंजीनियर बनने की सोच रहा है, IAS बनने की सोच रहा होता है। वो कभी नहीं सोचता है कि मुझे जाके कंधु कटा परसेंटेज, जबकि ठीक उसको उलट है। तो सोच का अंतर है। और क्योंकि देखो सभी लोग एडजस्ट करते हैं, क्रिश्चियन भी अलग है, उनके भी अपने देश, अपने सोच से चलते हैं। बाकी इजराइल वगैरह ये सब नहीं, तो एडजस्ट तो सब करते हैं। आप कैसे रह सकते हो उनको इतना डिसाइड करना, आप कैसे कंट्रोल करते हो। पॉलिसीज आपकी ये होनी चाहिए। अब उनको मार दोगे, पीट दोगे, वो तो सब करना ही है, कोई भय दिखाने के लिए करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा उसमें प्रॉफिट में आने वाले, आपको बहुत बड़ी चीजें मिलने वाली, वो तो आपको पहले से ऑलरेडी हो, आप इन्हीं को संभालो। ठीक है सर, जैसे पहलगांव का ही हम देखते हैं, तो पहलगांव में भी यही, यानी वो आए, उन्होंने जिस हिसाब से अपना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन ही कहेंगे, तो मतलब उसी से ही उनकी सोच का पता लग रहा है कि क्या कहने का मैसेज क्या है उनका, कि हम आपको मार डालेंगे और तुम जाके अपने गवर्नमेंट को कहो। देखिए, ये तो प्रोवोक पहले ही करता रहता है। पाकिस्तान का ये है कि जब वो एक अच्छी सिचुएशन में होता है ना, तो वो इस तरह की प्रोवोक करता है, उकसाता है। पाकिस्तान ने अभी क्यों किया, 1 साल पहले क्यों नहीं भेजा? 1 साल पहले जी। महाराष्ट्र में एक सरकार का ही फर्क होता है स्टेट से, उस सरकार के इनपुट्स होते हैं। वो जब इस तरह इंटेलिजेंस वगैरह लोग वैकी करते हैं, ये करते हैं, तो अगर सरकारें ऐसी होंगी कि आपसे एंटी है तो हो सकता है आपको ट्रैप कर ले। उनको उसका भी इंश्योरेंस चाहिए होता है कि सरकारें न्यूट्रल हो या वैसे हो। वैसी सरकारें ना हो, नहीं तो वहाँ पे जाकर पता नहीं कब ट्रैप हो जाए। तो जब महाराष्ट्र में भी
खत्म हुए थे जब कांग्रेस सरकार थी, तो वो न्यूट्रल थी, सेकुलर थी, तो उसको कोई ज्यादा मतलब था नहीं, तो लोग एंटर हो गए, अपना काम किया और जो कर रहा था यही चीज वो क्या मध्य प्रदेश में कर सकते हैं क्या? ये चीज राजस्थान में कर सकते हैं, ये चीज के बिहार में कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को हाँ हमारे भुट्टा बना देंगे जी। असम में कर सकते हैं जारी, जी। तमिलनाडु ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम जिसमें एकदम विवत्स सा हो, लड़ने लगती है ना, इसमें पैसा लगता है, बहुत कुछ लगता है, तब जाके आप कोई थ्रू नहीं बेच पाते हैं। ये आप पहले तय करते हो कि हम करना कहाँ है। जम्मू कश्मीर में जब अभी बीच में शासन चला था कुछ नहीं था, जैसे ही वहां पर अक्टूबर के अंदर जम्मू कश्मीर एक स्टेट गवर्नमेंट आती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के उतने में ये बवाल मच जाता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ चीजें तो स्टेट का आदमी चली गई ना, जी। इसलिए वो कर सके। और सर जैसे देखा जाए तो पहलगाम में ये हुआ है, तो अब मेजरली टूरिस्ट तो जाएगा नहीं, तो देखा जाए तो टूरिस्ट अगर जाएगा नहीं तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैसे रन करेगी? मतलब वहाँ पे उनको भी तो खाने के लिए किसी के लिए चाहिए, नहीं ये भारत तो एक कैसे पंगु बनाया जा रहा है कि तुम्हें खाने पीने के लिए फिर से इसी रास्ते पे आना होगा कि पत्थर मारो और हम तुम्हें पैसे देंगे, वही सब चीजें। ऐसी सोच है पाकिस्तान की कि ऐसा होगा, इतना ऐसा होने वाला। अच्छा। तो भारतीय भी बहुत भुलक्कड़ है, ऐसे कितने हमले झेल चुके हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे 1-2 साल निकलेंगे सब भूल जाएंगे सब क्या जाएंगे। क्या है क्या नहीं है। जैसे जब इसमें से जम्मू कश्मीर से 370 हटी थी, ठीक है, तो एकदम लोग गए थे, जी। उससे पहले सब भूल गए कि ये वही कश्मीर है 1991 में, यहाँ पे सारे हिंदुओं को मार के भगाया था, सब भूल गए। सब भूल गए। आपने ऐसे प्रिटेंड किया ना कि अब यहाँ सेफ है, जैसे ही आप कहीं पर प्रिटेंड करते हो वो जाने लगेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया कि असुरक्षित है, नहीं जा रहे हैं, आप जिस दिन कहते हो नहीं असुरक्षित है ये सारी चीजें, तो फिर से जाने लगेंगे। जी। ये बात इस मामले में तो बिल्कुल एकदम सही है, उन्हें तो दिखाओगे वो वैसा काम करने लग जाते हैं। ये अच्छा सर एक चीज और ना न्यूज भी पढ़ रही थी, अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे मक्खी है उसमें कैमरा फिट कर दिया, ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन्स बहुत माइनर इतने छोटे निशाने लगा रहे हैं भाई, आप घेर कर वो कर रहे हैं। तो अब वो चीजें पहले हमको पता नहीं रहता था सामने, न हमारा इनपुट रहता, तो हमको आर्मी को मूव करना पड़ता था, सामने बात दिया। आज मैं टारगेट करके सब टेक्नोलॉजी हो रही है, तो अब उस पर जो बजट पहले यहीं पे जाता था, अब दूसरी जगह पे खर्च हो रहा है, ये तो वही है। तो कुल मिला के बात ये है कि चाहे कुछ भी करे ये सुधरने वाला तो है नहीं। कैसे भी आपने बताया एशिस के भी, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी है रूल की, रूलिंग मेंटेलिटी। तो सुधरेगा और उस सुधर के कर भी क्या लेगा? जी क्या कर लेगा? जिसकी सोच में नहीं है कि हमको किसी देश में बनना है, वो सुधर के करेगा भी क्या? जी। हमारे यहाँ कितने बदमाश होते हैं जो जेल के अंदर बाबा क्राइम करके आते हैं, तो फिर से क्राइम करते हैं, फिर से क्राइम करते हैं, फिर से क्राइम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास लाभ विचार ही नहीं, उनके अर्निंग ही वही सोर्स है, उनका खाना पीना इसी चल रहा है क्राइम से। वो कहीं काम करने जाएंगे तो वो काम नहीं देगा कोई उनको। तो कभी कभी हम शौक में जाते हैं, मजबूरी बन जाती है। मैं तो पाकिस्तान शौक में गया था कि हमको ये सब चीज करना है, लेकिन आज उसकी मजबूरी बन गया कि हमको उसी के साथ। अच्छा, मेरा शौक था उसको डॉनगिरी करने का, और डॉन बन तो गया, लेकिन अब वो मजबूरी बन गई, वो चाहकर भी उससे पीछे नहीं चला। जी सर, क्योंकि मेंटेलिटी आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए हमारे निमंत्रण पे और आपने अपना 15 साल का अनुभव हमसे साझा किया, और आपका इस पहलगांव या फिर टेररिस्ट अटैक के ऊपर क्या मतलब एक्सपीरियंस है, आपने वो उसको क्रच करके हमारे सामने अपना विचार रखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।